हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट वीडियो में मैंने कल आपको बताया था कि हम अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं आज तक, इन पे हमारे लगभग 9-10 एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं और हमारी एबिलिटी के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको पिछले वीडियोज में जो मैंने डेरिवेशन समझाए हैं, डेफिनेशंस समझाई हैं, वो आपको याद होंगी। अगर एक बार याद नहीं है तो उनको एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके याद कीजिए, जिससे कि आपको जो मैं एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं ये अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इनमें जो कैलकुलेटिव पार्ट होगा वो मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है कैलकुलेटिव पार्ट में तो आप लोग उसको नोटबुक पे लेके सोल्व करें, और भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या कह रहा है? हाउ मैनी electrons are to be removed from a metallic sphere in order to positively charge with 1 coulomb charge। 1 coulomb चार्ज पॉजिटिव चाहिए हमें। तो 1 coulomb चार्ज पॉजिटिव चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है या लॉस करता है, बताइए। जब वह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात है। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन करे कि उसके पास 1 कूलम्ब चार्ज आ जाए? तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज पढ़ा होगा, तो उसमें देखा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE पढ़ा था क्या? तो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? Q इज इक्वल टू NE। अब बात करते हैं Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज। तो कितना है इसका? 1 कूलम्ब है। अगर इसको सोल्व करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू Q अपॉन E। इस ही इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, तो इसलिए हमने N को तो यहां रख लिया और E को Q के नीचे भेज दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। N इज इक्वल टू Q। Q जो था हमारा कितना था? 1 कूलम्ब था क्या? रख दिया 1। E क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये पढ़ा था क्या? याद कीजिए, ये वैल्यूज जो हैं, कुछ एक वैल्यूज हमें याद रखना जरूरी है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आंसर आ जाएंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये कैलकुलेटिव जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा जोर देना होगा। किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। यहां कैलकुलेशन हमें फास्ट चाहिए, इसलिए आपको कैलकुलेशन स्किल को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
वह है A body is charged such that its mass increased by 9.1 नैनोग्राम। कितनी इंक्रीज हुई? 9.1 नैनोग्राम। नैनो का मतलब तो समझ ही गए होगे, 10⁻⁻⁹ नैनो के नेम से ही हो रहा है। और अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूज है तो आप इनकी जो कंपेरेटिव यूनिट हैं उनके बारे में स्टडी कीजिए, थोड़ी सी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 नैनोग्राम जो होता है 10⁻⁻⁹ ग्राम के इक्वल होता है, या फिर ऐसा कहते हैं 10⁻⁻12 किलोग्राम के इक्वल होता है, जो कि हम देख रहे हैं आगे। इतना उसका मास इंक्रीज हो गया। अब मास कोई भी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कब होगा ये बताइए मुझे, बताइए भाई। जब उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा। कब होगा मास इंक्रीज? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब तो उसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर गेन करता है तो इंक्रीज होगा। तो अब एक बात बता दीजिए मुझे, यहां पे मास इंक्रीज हो रहा है तो यहां चार्ज कौन सा होगा? बताइए, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा? बताओ। जब मास गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा बॉडी पे। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। आगे देखते क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द बॉडी? इस बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या है और इसकी नेचर क्या होगी? नेचर तो आपने पता कर लिया अभी। कौन सी नेचर होगी? पॉजिटिव होगी नेगेटिव? बताइए भाई। नेगेटिव। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हेयर द चेंज इन मास, मास के अंदर चेंज हुआ है तो डेल एम क्या होगा? चेंज इन मास। 9.1 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। 1 नैनोग्राम की बात कर रहे हैं हम। ये 9.19 नैनोग्राम था तो इसको टोटल चेंज करेंगे 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्राम। और अगर किलोग्राम में करते हैं तो -12 पावर इस पे आ जाती हैं। ठीक है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है भाई? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। माइनस है भैया, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। 10⁻31 kg, इतना मास है इस पे। अब बताइए, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो चेंज है मास में वो तो है ये 1 इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो है ये। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसके चेंज के इक्वल आ जाएगा। तो डेल एम इज इक्वल टू एन एम ई। समझ रहे हैं? यहां पे एम ई क्या है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल एम अपॉन एम ई। डेल एम चेंज इन मास अपॉन एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जो भी इसमें चेंज था किलोग्राम में, यहाँ -31 है पावर, ये देखिए। ठीक। जब इसको सोल्व करेंगे 9.1 से 9.1 कट हो जाएगा और 10⁻⁻⁹ 12 है और ऊपर जाएंगी तो ये अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर बात करते हैं वैल्यू ऑफ चार्ज की, तो वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में ही जाना है। अभी अपने क्या जाना है? Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो बताइए भाई क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। फिर आगे तो मुझे बताना ही है, आप कैलकुलेट करके फटाफट सोल्व करके बताओ मुझे। आशा करता हूं कि आपने सोल्व कर लिया होगा। Q इज इक्वल टू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पावर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कट हो जाएंगी और यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1.6 कूलॉम चार्ज आ जाएगा। अब जैसा कि हमने पहले ही बता लिया था कि चार्ज ऑफ नेचर देखना है, तो एज द बॉडी इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स इट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेज प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर 250 ग्राम। आप बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताएं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो एक बात बताओ, इस H2O में H2 तो क्या है और ये O क्या है, बताओ भाई। H2 हाइड्रोजन, H2 क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं बताइए। 1 हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन होता है, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन होते हैं। इतने ही होते हैं क्या? तो 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर में अगर बात करते हैं हम, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, हियर द मास ऑफ वाटर m, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आपको, 250 ग्राम। द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। 18 ग्राम कहां से आया मोलिकुलर वेट, समझ रहे हैं क्या? मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम कहां से आया, समझ में आ रहा होगा। जहां तक H2O में H2 मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होगा 2, O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। इसलिए अगर दोनों को जब ऐड करते हैं तो H2 का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 18। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे चलते हैं। N इज इक्वल्स टू M अपॉन कैपिटल M इंटू NA। अब देखिए, यहां अगर बात करते हैं तो यहां स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, वाटर का वेट, कितना वाटर है इसमें। यहां जो 250 है, ये 250 हमें गिवन है मास, और ये 18 जो होगा कैपिटल M, ये होगा मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। यहां 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो, यहां जो आएगा मोलिकुलर वेट और इसका जो गिवन वेट है, इसका जो आंसर आएगा, और उसमें नंबर ऑफ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए
तो ये एवोगैड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ। तो Na जो है वो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। एज 1 molecule water consists of 2 hydrogen and 1 oxygen atom, so 1 molecule of water contains 10 protons and 10 electrons, and electrons and protons have the equal but opposite charges। कैसा चार्ज होता है, इक्वल होता है लेकिन अपोजिट चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गया कितना है। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ चार्ज की अगर बात करते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू 10E। 10E क्यों लगाया, पता चल गया आपको, क्योंकि 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम यहाँ ये फाइंड कर चुके हैं इतना, ये पहले सोल्व कर चुके हैं। अब 10 जो आया 1 मोलिक्यूल का और इनटू चार्ज ऑफ मोलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही होता है और 1 प्रोटॉन का चार्ज भी वही होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, सेम होते हैं दोनों में चार्ज। और जब इसको सोल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू 1.337 इंटू 10⁻7 कूलॉम्ब ये चार्ज टोटल हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4th एग्जाम्पल, इन हाइड्रोजन एटम the separation between the electron and proton is 5.3 into 10⁻11 मीटर। सेपरेशन की बात करते हैं और चाहे डिस्टेंस की बात करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको ये गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस दे रखी है। कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। क्या करना है, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उससे भी इनको कंपेयर करना है। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये कह रखा है कि 2 चार्जेस दे रखे हैं, एक दे रखा है Q1, एक दे रखा है Q2। 2 चार्ज दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, एक प्रोटॉन का दे रखा है, तो इसमें अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इनमें, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो बताइए कौन सा लॉ काम कर रहा है यहाँ। आपने वीडियो देखे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो आपने कूलोम्ब का लॉ पढ़ा होगा। कूलोम्ब लॉ कौन सा है बताएंगे? अरे भाई कूलोम्ब का लॉ पढ़ा है हमने कि कोई भी 2 चार्जेज हैं तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रिमेंबर कीजिए, आगे बताऊंगा वीडियो में, आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं वीडियो में, लेकिन तब तक रिमेंबर कीजिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपने 11th क्लास में पढ़ी है और यहां आपको दी भी गई है क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है क्या? हाँ हमने मालूम किया था थोड़ी देर पहले ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बात बता दूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन मास जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो इक्वल नहीं होता। ये चीज आप दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट सेम। जैसे कि आप देख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जो मास ऑफ प्रोटॉन है इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या आगे रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो वो क्या होगा? आपने अभी स्टडी की है, मैंने बताया था। क्या कौन सा लॉ काम करेगा यहां? यहां काम करेगा हमारा कूलोम का लॉ। और कूलोम का लॉ है क्या हमारा? आपने पढ़ा है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², और F इज इक्वल टू K, कांस्टेंट है हमारा, Q1 Q2 अपॉन R²। ये वाला अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा Q की वैल्यू आपको पता है, और हम लोग देख रहे हैं Fe फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करते हैं, तो क्या लगा? 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0। और K की वैल्यू भी हमने देखी है पिछले वीडियो में। क्या थी वैल्यू? 9 इंटू 10⁻⁹। ओके। Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों हो गए, अपॉन R²। डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें? 5.3 इंटू 10⁻11। सेपरेशन की बात कर रहे थे हम, उसमें हमें दे रखी है डिस्टेंस कितनी है इन दोनों की। तो जब इन सबको सोल्व करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 8.2 इंटू 10⁸ न्यूटन। इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। जब कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट्स मैंने ऑन रखे हैं इस वीडियो के लिए, तो देखते हैं आगे। देख, अब जो सेकंड क्वेश्चन इसमें जो पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्लास 11th में पढ़ा था हमने, और वही रूल जो लागू होता है जो कूलोम का लॉ है, सेम उसी तरीके से। F इज इक्वल टू G ME/MP अपॉन R²। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R²। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनके मास के कारण लगता है, और जो
अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, वो इनके चार्ज के कारण लगता है इन पे। तो इन बात का ध्यान रखते हुए हम आगे चलेंगे। यहां द वैल्यू ऑफ जी, आपको पता है वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये गिवन है। फिर देखा है एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एफ जी इज इक्वल टू 101.36 अपॉन 28.09 इंटू 10⁻⁻47। इसको सोल्व करेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। और पहले कौन सा आ गया था अपने पास, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, और इनमें जब कंपेयर करेंगे हम लोग, तो जब इनकी कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी जब इनको रखते हैं सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2.27 इंटू 10⁻39। क्या आएगा, 2.27 इंटू 10⁻39। इससे क्या क्लियरिफाई हो रहा है, इससे क्लियरिफाई ये होता है, एक बात बता दूं आपको ध्यान में, कभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि सर आप यहाँ 47 पावर हैं इसको ग्रेटर बता रहे हो, सॉरी 47 पावर हैं ये इसको लेस वैल्यू है, और 8 पावर है ये ग्रेटर वैल्यू है। हाँ, जब माइनस पावर की बात आती है तो जो लेस पावर वाली वैल्यू होती है वो एक्चुअलिटी में ग्रेटर होती है, और जो ग्रेटर पावर वाली वैल्यू होती है नेगेटिव पावर में, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो उतनी ही लेस होती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग। देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम लार्ज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या यूं कह दें कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है उस क्या होता है, वो लार्ज होता है, जो कि इस क्वेश्चन में हम सोल्व कर चुके हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो क्या है, टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। देखो यहां आपको F की वैल्यू गिवन है, ओके, व्हेन दे आर 5 एंगस्ट्रम अपार्ट। एंगस्ट्रम एक यूनिट होती है डिस्टेंस की, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। एंगस्ट्रम जो डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को नापा जाता है, इसमें इसको मेजर किया जाता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को एंगस्ट्रम में, ठीक है। अब इसको भी अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आगे चल के बता रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रम में कितना टाइम मीटर होता है, क्या होता है, सारी चीजें आगे देखेंगे, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए आगे चल रहा हूं मैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस ऑन ईच आयन कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम स्टेट। अब इस पे इतना फोर्स काम कर रहा है तो बताइए उस पे न्यूट्रल स्टेट पे से कितने आयंस लेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको अब बता दूं कि 1 जो एंगस्ट्रम होता है उसमें 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए, लेट द चार्ज ऑफ ईच आयन, ईच आयन का चार्ज कितना है, Q। भाई दोनों सेम चार्ज हैं, या क्या रखा है कि सेम चार्ज है, तो Q1 भी और Q2 भी दोनों इक्वल हैं, और तो इसको Q मान लेते हैं दोनों के इक्वल, ठीक है। हियर द R जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वह है 5 एंगस्ट्रम। तो 5 एंगस्ट्रम का कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की अगर मीटर्स में चेंज करें तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। अब चलते हैं आगे। जो इन पे जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां जैसा कह रखा है क्वेश्चन में Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो इसको Q राइट कर सकते हो आप। Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो आपको Q इंटू क्यू राइट कर सकते हो क्या? जब इसको Q इंटू क्यू राइट करेंगे तो ये सीधा Q स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू इनकी पुट कीजिए क्वेश्चन में। जब वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में तो 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ क्वेश्चन में गिवन है एफ की वैल्यू, ये वैल्यू एफ की आएगी। इसकी वैल्यू के की क्या आएगी अपने पास? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, पता नहीं है चार्जेस का, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस गिवन है अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू होल पावर 2 होल स्क्वायर हो गया। अब आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं। अब इनको जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो Q की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आती है √25 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻38, ये वैल्यू आती है हमारे पास। जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप लोग तो देखिए इस तरीके से सोल्व कर सकते हो कि अंडर रूट में जो वैल्यू आ जाती है तो इसको सोल्व करने के लिए अपर पार्ट का भी होगा अंडर रूट और लोअर पार्ट का भी अंडर रूट होगा। तो यहाँ जो 25 है इसका अंडर रूट जब ओपन करोगे आप तो क्या जाएगा 5 इंटू 3.7 का करोगे अलग से पॉइंट में आएगा जो कि आगे डिस्कस करेंगे, और 38 पावर हैं तो पावर बिल्कुल हाफ हो जाएंगी, ये चीज ध्यान में रखना है बस। बाकी आगे तो सारा आप कर ही लोगे। इंटू इसकी वैल्यू आ रही है पॉइंट में आ रही है जो आगे कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग। मेरा मेन मकसद ये है आपको ये समझाना, जब किसी भी नंबर्स का अंडर रूट करते हो तो उसमें पावर बिल्कुल हाफ हो जाती हैं, और अगर स्क्वायर करते हो तो पावर डबल हो जाएंगी, ये चीज ध्यान में रखना है बस। बाकी सारे नंबर्स के भी तो आप एक्ट कर सकते हो, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। Q इज टू आएगा 5/3 जैसे कि हमने किया था, और वही पॉइंट वाली वैल्यू की बात कर रहा था मैं, ये आ गया 10⁻⁻19 जो अभी समझाया था, हाफ पावर हो जाती है। सोल्व करेंगे 9.6/3 इंटू 10⁻19, ये आ गया हमारे पास, और इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ओके, ये इतना चार्ज इन दोनों के बीच में होगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू NE होता है, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, ये है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस इज 18 न्यूटन। फ्री स्पेस के अंदर आपको जो चार्ज दे रखा है वह है 18 न्यूटन। कीपिंग द सेम सेपरेशन बिटवीन देम इफ दीज चार्ज आर प्लेस्ड इन ग्लास मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का कितना है ग्लास का? 6। अगर इसमें रखा जाए तो कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना है। तो आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
अगर निकालते हैं हम किसी चीज का तो वो क्या होता है, एप्सिलॉन आर। पता किया था हमने, एफ अपॉन एफ ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है अपनी फ्री स्पेस। अब आपको क्या पूछ रहा है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये तो फ्री स्पेस का हो गया फोर्स, और ये मीडियम का होता है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये आपको गिवन है ही, फाइंड आपको ये करना है। तो इनको रिप्लेस करके जब लाएंगे तो एफ ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां आपको एफ की वैल्यू कितनी है, 18 न्यूटन। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है आपको, आर इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो एफ एम की वैल्यू जब बात करेंगे हम लोग तो 18/6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन फोर्स इनके बीच में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ओके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, ए पॉइंट चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम्ब 2m 1m। इस पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम्ब, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ये 2m और 1m दे रखी है, ये क्या दे रखे हैं इसके, बताइए। ये इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट्स। ये चीज ध्यान में रखिए, इज लोकेटेड एट 2 एंड 1m। कहां पे लोकेटेड है, 1m पे है। एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम्ब -2m 4m इज लोकेटेड एट -2m 4m। ये इसके Q2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्या, डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण Q2 पे फोर्स, Q1 के कारण Q2 पे फोर्स। आप एक थोड़ा सा बताइए मुझे, आप लोग एक चीज पढ़ी थी आपने ऐसी कि Q1 और Q2 पर जो फोर्स लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर, Q2 के कारण Q1 पर, तो वो कौन से पॉइंट में हमने पढ़ी थी, बताएंगे, बोलिए। याद आया कुछ, याद करने की कोशिश कीजिए, और फिर भी याद नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स देखिए, जो मैंने कहा था कि बनाइए आप नोट्स, तो उसमें देख के और फिर बताइए, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस चीज के लिए हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्ब्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म की बात कीजिए, यहां कौन सी फॉर्म की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलोम्ब्स लॉ की बात करेंगे। तो वहां चलते हैं। अब Q1 की वैल्यू देखिए, ये Q2 की वैल्यू अपने पास ये गिवन है, R1 इसका ये है और R2 ये है, ठीक है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। एज द चार्जेज आर ऑफ अपोजिट साइंस, चार्ज कैसे हैं, अपोजिट साइंस का, Q2 ड्यू टू Q1 इज अट्रैक्टिव नेचर एंड एक्ट्स टुवर्ड्स Q1। अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, अपोजिट चार्ज हैं तो दैट इज फ्रॉम पॉइंट 2 4 2 to 1 अलोंग R12 कैप। किसके अलोंग फोर्स लगेगा, R12 कैप के कारण अलोंग फोर्स लगेगा इसमें। तो F21 Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा, तो वो होगा F21। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आपको अगर थोड़ा सा रिमेंबर नहीं आ रहा तो आप रिमेंबर कीजिए, वीडियो में जाइए और वहां से देखिए, या फिर आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में जाके देखिए। तो K मॉड्यूल Q1 मॉड्यूल Q2 अपॉन R² R12 कैप, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन के लिए है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे R² तो R² क्या आ जाएगी,
R1 - R2, R1 - R2 का स्क्वायर और R12 कैप। ओके, जब इसको सोल्व कर रहे थे हम लोग तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब आर कैप को आप सोल्व करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ आर अपॉन आर, ये आएगा क्या। तो यहां ये तो R12 बच जाएगा और अपन यहां पे क्यूबिक साइन आ जाएगा। जहां पे ये स्क्वायर का साइन आ रहा है आपके पास, जो भी ये साइन स्क्वायर का है यहां, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये स्क्वायर का साइन जहां है तो यहां क्यूबिक का साइन आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे आप। तो यहां डायरेक्ट रखा गया है क्वेश्चन में, तो के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6, ये क्या है, माइक्रो कूलम्ब की बात हो रही थी। 1 माइक्रो की मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, माइक्रो कूलम्ब की जहां बात आ रही उसी की जगह है -6, इंटू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन आर। आर जब बात करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन जो इनके गिवन है, या फिर हम यूं कहते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है उनका डिफरेंस होगा क्यूब, और यहां पे भी R2 - R1 की बात करेंगे तो ये भी यहां आ जाएगा। ठीक है, जब इनको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 90 × 10⁻³ अपॉन मॉड्यूलस 4i कैप -3j कैप होल क्यूब 4i कैप -3j कैप इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, जब इसको 90 × 10⁻³ 125 4i कैप -3j कैप, और जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो क्या है, देखिए, 2 स्मॉल पॉइंट्स लाइक स्फेयर्स, जैसे कि 2 स्मॉल पॉइंट है जैसे कोई स्फेयर है, each having a mass of 200 gram are suspended from a common point by insulating strings of length 40 सेंटीमीटर each। देखिए कोई भी 2 पॉइंट है और ये 40 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, यहां से 40 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से इसको हैंग किया गया है यहां। ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक है, ध्यान दीजिए आप लोग, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर आपने समझने की कोशिश की है तो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। और जब इनको स्फीयर्स को यहां लटकाया गया था 40 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से लटका के, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आई थी ये कितनी आई थी, 4 सेंटीमीटर। ये चार्ज हो जाने के कारण आ गई। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, क्या करना है, इस स्फीयर पे हमें क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन 2 स्फीयर्स आर शोन इन फिगर एज each sphere is equilibrium at the net force on is 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो अब शांत हो चुके हैं और फिक्स्ड हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में समझाया था। ठीक है, अब इसी को आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं फिगर की हेल्प से। तो देखिए क्या होता है, यहां आप लोग देखेंगे
इस पे फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये यहाँ है और इसको हैंग किया गया है, इस तरीके से लटका दिया गया, और यहाँ पे स्फेयर है, यहाँ पे स्फेयर है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और जब यहाँ आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो और वही नॉर्मल अगर आप यहाँ ड्रॉ करते हो तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों सेम होते हैं, और इसी तरीके से ये एंगल और नॉर्मल के साथ में अगर ये खींचोगे तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या होते हैं, ये इक्वल एंगल होते हैं। तो ये जो थीटा है ये टी के साथ में टेंशन, टी फॉर टेंशन, और जो इस पे टेंशन का मतलब जो खिंचाव आ रहा है इसके वेट के कारण, इसके वेट के कारण यहाँ पे जो खिंचाव आ रहा है उसको टेंशन बोलेंगे, टी। ठीक है, वो आएगा mg के इक्वल। आपने पढ़ लिया होगा mg क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो होता है इस पे mg। इन पे जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, ये है इन दोनों का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है इन दोनों की वो है 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है अच्छी तरीके से। तो इसके कारण अगर आप देख रहे हो तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर t cos थीटा की बात करें वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। अगर t sin थीटा की बात करेंगे वो हो जाएगा f के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सेम चार्ज है इन दोनों के ऊपर, इसलिए जो t sin थीटा जो लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के इक्वल लगेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए आपने, ये है टी कोस थीटा वाली। इक्वेशन नंबर सेकंड है टी साइन थीटा वाली। इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टेन थीटा, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी बेटा बताइए स्टूडेंट्स, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर। ठीक है, डी कितनी है 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है एल 40 सेंटीमीटर। तो टेन थीटा इज अबाउट टू इक्वल टू साइन थीटा, किसके इक्वल होता है, अबाउट टू साइन थीटा के। डी अपॉन टू अपॉन एल, डी अपॉन टू अपॉन एल की बात करें तो डी कितनी है 4, अपॉन 2 करोगे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, अपॉन एल कितने हैं 40। तो इसकी वैल्यू बात करते हैं कितने आता है 1/20। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Q की वैल्यू अगर फाइंड करनी है हमें तो देखिए Q की वैल्यू इसी से टेन थीटा वाले से फाइंड कीजिए। देखिए ऊपर से जब आप देख रहे हैं टेन थीटा इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर, तो यहाँ से अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम जी डी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन के। अभी हमने देखा था कि टेन थीटा इज अबाउट टू इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए हमने साइन थीटा ही रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहीं पे 1/20 हम पीछे जो निकाला है हमने उससे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने m की वैल्यू रख दी, m कितना है इनका, g 10 रखा है, 9.8 यही होता है g की वैल्यू, लेकिन हमने यहाँ पे अबाउट टू क्या रखा है 10। जब तक गिवन नहीं हो तब तक हम 10 काउंट करके चलते हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया गया होगा इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, 4 थी वैल्यू, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया 16 हो गया, इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 1/20
सोल्व करेंगे 4/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन आपको अभी नहीं समझा रहा हूं। आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के टॉपिक ही हमने पढ़े हैं, और फिर उन पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बने हैं इन पे वो, और आने वाले वीडियो में मैं एक जो पूरी यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ मिलेंगे। आपको लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाके आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और उन पे बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।